Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और लेक्चर नंबर है 12। लेक्चर नंबर 11 तक हमने बातें की आवेश के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में, आवेश के गुणधर्मों के बारे में और अपना जो कूलाम नियम था वो, अध्यारोपण का सिद्धांत और कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने अवधारणा इसकी दी थी, इन्होंने इसके बारे में बताया था। क्योंकि हमने कूलाम नियम में पढ़ा कि दो आवेश जो हैं वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर जब होते हैं तो एक दूसरे पे वो बल लगाते हैं। वो बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी। तो ये बल इस क्यों लगाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में अवधारणा दी गई माइकल फैराडे द्वारा, जिससे नाम आया विद्युत क्षेत्र का। और ये बात की गई कि ये जो प्रत्येक आवेश है वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र रखता है जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश अगर आता है उसके संपर्क में तो वो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है। चलिए पढ़ते हैं इसे विस्तार से। हमारे पास मान लीजिए एक आवेश है यहाँ पे रखा हुआ है और एक दूसरा आवेश उसे कुछ फाइनाइट दूरी पर है। तो जब एक निश्चित दूरी पर यह आवेश आएगा, ये आवेश जो है अन्य आवेश, ये परीक्षण आवेश भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज, ये हम आगे विस्तार से और पढ़ेंगे। ये कोई दूसरा बिंदु आवेश भी हो सकता है और ये टेस्ट चार्ज भी हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ये बिंदु आवेश है, जब ये इसके पास आता है तो इसके कारण ये क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। वो इसकी प्रकृति के हिसाब से आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये चार्ज मान लो यहाँ पे स्टेबल है, रखा हुआ है, और इसके चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश उसके संपर्क में आता है तो ये चार्ज उस आवेश पर जो इसके संपर्क में आएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। वो इस कारण से लगा पाता है कि उसके चारों ओर उसका एक एरिया होता है, उस एरिया के संपर्क में आता है तो ये लगाएगा। ये एरिया कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इसकी रेडियस है, एक वर्ताकार एरिया के रूप में होगा ये रेडियस है, वो कम ज्यादा भी हो सकती है। मतलब अगर अब इतनी त्रिज्या का एरिया है तो ये इतनी त्रिज्या का भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस आवेश का परिमाण कितना है। ज्यादा परिमाण होगा तो ज्यादा एरिया ये क्रिएट करता है। और कूलाम नियम ने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो क्या करता है, दूरी पे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, इस प्रथम आवेश का क्षेत्र कहलाता है, जिसे नॉर्मली विद्युत क्षेत्र हम कहते हैं। नॉर्मल हम क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नॉर्मल हम चार्ज कहते हैं। तो ये इस आवेश का क्षेत्र कहलाएगा। उसी प्रकार से इसका भी क्षेत्र होगा अगर ये बिंदु आवेश है। और मैंने बताया था परीक्षण, अगर ये परीक्षण आवेश होता है तो इसका क्षेत्र नहीं होगा। परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वो सिर्फ एक टेस्ट चार्ज है, दूसरे आवेश का बल के बारे में या उसका विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने का काम करता है। ये हम आगे और पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो चार्जेज हैं, विद्युत क्षेत्र है, उनके दिखाए जो डॉटेड लाइन से उनके चारों ओर दिखाया। मैंने दोनों को पॉजिटिव चार्ज लिया, दोनों के चारों ओर डॉटेड लाइन से दिखाया। ये दोनों इसके विद्युत क्षेत्र हैं, यानी इस डॉटेड लाइन एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये उस आवेश की प्रकृति के हिसाब से क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। और अगर ये इतनी डिस्टेंस पे आ जाएं कि दोनों के इनके विद्युत क्षेत्र आपस में ही क्रिया कर लें, यानी आपस में इनके विद्युत क्षेत्र की क्रॉसिंग हो जाती है, तो ये आपस में क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दूरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये फोर्स जो है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन होता है R²। तो दूरी पे जो फोर्स है, विद्युत बल जो लगता है आवेशों के बीच में, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे बोलेंगे, जब हम विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण पढ़ेंगे, यानी
विद्युत क्षेत्र को जब हम वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं यानी ई वेक्टर से, तो वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस चैप्टर में आगे हम विद्युत क्षेत्र को वेक्टर यानी सदिश रूप में ही डिनोट करेंगे। दूसरा इसका फॉर्म होता है विद्युत क्षेत्र का अदिश निरूपण, यानी जब विद्युत क्षेत्र को स्केलर फॉर्म में डिनोट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव जो है वो विद्युत क्षेत्र का ही एक अदिश निरूपण होता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब विद्युत विभव का चैप्टर आएगा तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा उसका डिवाइडेशन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचलित नाम जो है, ज्यादा सुटेबल नाम जो है इनका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र का ही ज्यामितीय निरूपण होती हैं। यानी जब विद्युत क्षेत्र को लाइनों के द्वारा दिखाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र का क्या कहलाती है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र का ज्यामितीय निरूपण। तो ये हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, ये तीसरे चैप्टर में आएगा। और इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, किस प्रकार से होती है, क्या फॉर्मूला इसका बनेगा, इससे विद्युत बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, और इनकी दिशाएं क्या क्या होती हैं, धनावेश के कारण किस दिशा में होता है, ऋणावेश के कारण ये किस दिशा में होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर से इसको डिनोट किया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश से टेस्ट चार्ज, इसकी चर्चा मैंने की थी अध्यारोपण सिद्धांत में। तो ऊपर आई बटन में जाके आप अध्यारोपण सिद्धांत देख सकते हैं अगर किसी ने वो नहीं देखा हो तो। एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज रखा है और इस पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो गणितीय रूप में इसको कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश होता है। ये बिंदु आवेश से अलग प्रॉपर्टी होती है, एक बार फिर से बता देता हूं। परीक्षण आवेश जो है उसे वो हमेशा धनावेश माना जाता है, यानी वो हमेशा धनात्मक होगा, बहुत ही सूक्ष्म माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी ये परीक्षण आवेश क्यू नोट जो है ये खुद किसी दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे आवेश जो फोर्स लगाते हैं उसको सिर्फ चेक करता है, उसका सिर्फ वो टेस्ट करके हमें बताता है, इतना ही काम है इसका। इसलिए इसकी कल्पना की जाती है और ये कल्पित आवेश होता है। तो इसका मान अति सूक्ष्म होना चाहिए, इसलिए शुद्ध रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ये ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि क्यू नोट है वो इतना सूक्ष्म होना चाहिए जिससे ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसमें कोई परिवर्तन न हो। अगर हमारे पास क्यू नोट की जगह कोई क्यू परिमाण का आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। लेकिन तीव्रता की डेफिनेशन देने के लिए हम सहायता हमेशा क्यू नोट की ही लेते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि इसका जो मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। अब हम बात करें मात्रक की, तो हमारा फॉर्मूला था ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नोट। मैग्नीट्यूड के अंदर बिना वेक्टर से क्या होगा, ये ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। यहां से मैं ई का मात्रक देना चाहूं विद्युत क्षेत्र का, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो न्यूटन प्रति कुलाम मात्रक हो जाता है विद्युत क्षेत्र का, या न्यूटन कुलाम इनवर्स। इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है, जैसे हम जानते हैं विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, कार्य है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, आवेश का मात्रक होता है कुलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ से न्यूटन बटे कुलाम रह गया, मीटर को मैंने पक्षांतरण करके वोल्ट के बटे में लगा दिया, तो न्यूटन बटे कुलाम बराबर क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन बटे कुलाम बराबर वोल्ट प्रति मीटर, यानी विद्युत क्षेत्र का वोल्ट के अंदर मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन प्रति कुलाम भी इसका मात्रक होता है। ये मात्रक आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। अब बात करें इसकी विमा की, तो न्यूटन प्रति कुलाम से विमा हम बना सकते हैं। न्यूटन यानी बल की विमा होती है m1 L1 T-2,
और आवेश की विमा होती है A1 T1। तो यहाँ से देखें M1 आ जाएगा, L1 आ जाएगा, T की -2 ऊपर है या T की 1 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो T की -3 और A की -1। तो M1 L1 T-3 A-1 किसकी बीमा होती है? विद्युत क्षेत्र की बीमा होती है। अब है विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी विद्युत क्षेत्र हमारे पास दो प्रकार से होगा, धनावेश के कारण और ऋणावेश के कारण। तो दोनों आवेशों के कारण दिशा किस प्रकार से होती है, यह आपको याद रखना है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी और किस रूप में होती है? त्रिज्यीय रूप में होती है, यानी रेडियस की फॉर्म में होगी। बाहर की ओर त्रिज्यीय धनावेश के कारण, और ऋणावेश के कारण सिर्फ दिशा अंदर की ओर हो जाएगी, लेकिन होगी इसी फॉर्म में, यानी त्रिज्यीय फॉर्म में, रेडियस फॉर्म में ही होगी, वृत्ताकार फॉर्म में ही होता है विद्युत क्षेत्र। तो ऋणावेश के कारण अंदर की ओर और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो विद्युत बल जो है धनावेश और ऋणावेश पर, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कैसा संबंध रखता है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। स्क्रीन पे आप इनको और ज्यादा बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को धनावेश और ऋणावेश में। धनावेश और ऋणावेश के कारण विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में दिखाई जाती है। मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, जो कि दाईं तरफ है। तो अगर धनावेश यहाँ पे रखा है तो वो विद्युत बल जो है किस प्रकार से लगाएगा? वो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, यानी मैं कहूं तो उसके कारण विद्युत बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ही होती है, अनुदिश ही होती है। E वेक्टर बराबर हमने फॉर्मूला ज्ञात किया था F वेक्टर अपॉन Q। तो विद्युत बल जो है वो क्या हो जाएगा? F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर, और मैग्नीट्यूड में हो जाएगा F बराबर QE। तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है विद्युत बल की दिशा। जैसे मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है दोनों, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। यहाँ पे -Q आवेश रखा है, तो ये विद्युत बल की दिशा जो है वो F वेक्टर बराबर -QE वेक्टर इसके कारण होगी, यानी माइनस यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि विद्युत बल की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तो इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश के कारण विद्युत बल की दिशा होती है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। स्क्रीन पे आप इसको और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। धनावेश के कारण विद्युत बल की दिशा जो है वो F वेक्टर बराबर QE वेक्टर E की डायरेक्शन में ही है, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस साइड में है विद्युत बल की दिशा उसे अपोजिट दिखाई गई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा और किन चीजों पे वो निर्भर करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।